नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को आधुनिक उद्योगों के अनुरूप सुपर स्किल बनाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत पारंपरिक शिक्षा के साथ इंडस्ट्री 4.0, आधुनिक तकनीक और शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स पर विशेष जोर दिया जाएगा। विधान भवन में हुई समीक्षा बैठक में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाना है। इसके लिए प्रदेश के सभी ITI और कौशल विकास केंद्रों की नियमित एवं सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता और रोजगार के अवसर बेहतर हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना और पौधारोपण अभियान को बड़े जन अभियान के रूप में आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और विधायकों को संगठन के साथ मिलकर इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। 8 जुलाई को वाराणसी में शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज योजना का शुभारंभ होगा, जबकि 12 जुलाई को पौधारोपण अभियान चलाया जाए। भाजपा संगठन ने हर बूथ पर 20 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। सीएम ने योजनाओं की जानकारी पात्र लोगों तक पहुंचाने, प्रशासनिक बाधाओं के समाधान और विकास कार्यों की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोनों कार्यक्रमों से वर्चुअली जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सुल्तानपुर पहुंचकर 819 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को सहायता राशि की चेक भी वितरित किए। जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में माफिया का बोलबाला था, जबकि वर्तमान सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज और बेहतर सुविधाएं विकसित कर रही है। उन्होंने प्रदेश में सड़क, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और धार्मिक स्थलों के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब तेजी से बदल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जनता को बेहतर स्वास्थ्य, आवास और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले 3 नए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर काम तेज होने जा रहा है। सरकार ने मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिलाधिकारियों को जमीन सत्यापन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। करीब 150 किलोमीटर लंबे मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे से पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वहीं 330 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे और 130 किलोमीटर लंबे विंध्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल व विंध्य क्षेत्र जुड़ेंगे। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से औद्योगिक विकास, व्यापार और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में रेल नेटवर्क विस्तार को गति देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बाराबंकी और मथुरा में सिंचाई विभाग की जमीन रेलवे को देने की मंजूरी दी है। मल्हौर बाराबंकी रेल लाइन विस्तार के लिए बाराबंकी की 1.145 हेक्टेयर और मथुरा की 72 हेक्टेयर जमीन आवंटित की जाएगी। इसके बदले रेलवे सिंचाई विभाग को करीब 17 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। बैठक में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी समितियां और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली 2026 के संशोधन को भी मंजूरी दी गई है, जिससे 10 वर्ष सेवा पूरी कर चुके लिपिकीय कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी मामले में SIT की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच CCTV फुटेज में 70 बार चोरी जैसी गतिविधियां दर्ज की गई। SIT ने 6 कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध बताते हुए FIR की सिफारिश की है। जांच में करीब 78.94 लाख रुपए विदेशी मुद्रा और अन्य सामान बरामद होने की जानकारी दी गई। रिपोर्ट में ट्रस्ट और बैंक की निगरानी व्यवस्था में खामियों का भी उल्लेख किया गया है। SIT ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और विस्तृत आर्थिक जांच की सिफारिश की है। रामपुर में सपा नेता आजम खान से जुड़े भड़काऊ भाषण मामले में सेशन कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। अब अदालत 18 जुलाई को फैसला सुना सकती है। ये मामला आम आदमी पार्टी नेता फैसल खान लाला की शिकायत पर दर्ज हुआ था। आरोप है कि 2019 में सपा कार्यालय में दिए भाषण के दौरान आजम खान ने अधिकारियों के खिलाफ लोगों को भड़काने वाले बयान दिए थे। निचली अदालत ने दिसंबर 2025 में साक्ष्यों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था। इसके खिलाफ फैसल खान लाला ने MP MLA स्पेशल कोर्ट में अपील दाखिल की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 15.50 लाख नालियों, सेप्टिक टैंक, गोवर्धन प्लांट और अन्य स्वच्छता परिसंपत्तियों के रखरखाव पर हर साल करीब 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नई नीति से ODF और ODF+ गांवों में स्वच्छता
सुविधाओं को बेहतर तरीके से संचालित किया जाएगा। पंचायती राज विभाग कूड़ा कलेक्शन, प्लास्टिक बिक्री और अन्य माध्यमों के आय के साधन भी विकसित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए राम मंदिर और आस्था के मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पहले राम भक्तों पर कार्रवाई की और भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, वे अब आस्था की बात कर रहे हैं। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने मंदिरों के विकास की जगह अन्य कार्यों पर धन खर्च किया। उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी मामले में कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर विपक्ष से सवाल किए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अयोध्या के श्री राम मंदिर और उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी व गबन मामलों पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता जरूरी है और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यदि निचले स्तर पर अनियमितता हुई है तो इसकी जिम्मेदारी प्रबंधन की लापरवाही या मिलीभगत से भी जुड़ सकती है। उन्होंने राजनीतिक दलों से आरोपों के समर्थन में ठोस प्रमाण देने को कहा। साथ ही सरकार और एसआईटी से मामले की गंभीरता से जांच की अपील की। ज्योतिमठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है। सीतापुर प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि मामले में केवल कुछ लोगों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे व्यवस्था की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने इशारों में सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 2027 में बदलाव की इच्छा भगवान की भी हो सकती है। शंकराचार्य ने आरोपों पर राजनीति से ऊपर उठकर जांच की जरूरत बताई। अपनी 81 दिवसीय गविष्टि धर्मयुद्ध यात्रा के दौरान उन्होंने गौ संरक्षण और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग भी दोहराई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पेट्रोल डीजल की कीमतों और राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कच्चे तेल के दाम घटने के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत नहीं दी गई। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है और महंगाई बढ़ रही है। राम मंदिर चढ़ावा मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने भाजपा पर धर्म और धन की राजनीति करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि जनता अब सरकार की नीतियों को समझ रही है और भ्रष्टाचार व महंगाई के मुद्दों पर जवाब मांगेगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या की, उनके खिलाफ भाजपा सरकार ने सख्त कार्रवाई की। केशव मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा सरकार में ऐसी कार्रवाई संभव नहीं होती और वह गुंडागर्दी को बढ़ावा देती थी। उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा के साथ है। पूजा पाल दिवंगत विधायक राजू पाल की पत्नी है, जिनकी हत्या मामले में माफिया अतीक अहमद पर आरोप लगे थे। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 3 नई और विस्तारित ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की है। टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस, नांदेड़ मुंबई एक्सप्रेस और टनकपुर पीलीभीत ट्रेन का शाहजहांपुर तक विस्तार किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी और अन्य नेताओं ने सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। नई ट्रेनों से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच आवागमन आसान होगा। इससे धार्मिक पर्यटन, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रेलवे ने देश में 99.6% नेटवर्क विद्युतीकरण पूरा होने और बुलेट ट्रेन परियोजना में तेजी की जानकारी भी दी है। और 8 जुलाई को पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और आसपास के क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश तथा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। तापमान करीब 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिलेगी, लेकिन कुछ शहरों में जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई में मानसूनी गतिविधियां उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहने की संभावना बनी हुई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।